हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। बजट लाइन की एक क्लास और बच गई थी, बजट कंस्ट्रेंट की। कुछ न्यूमेरिकल्स करने थे आज की क्लास में कोशिश करूँगा कंप्लीट कर दूँ। आपके 11, 12 एंड 13 क्वेश्चंस बच गए हैं। मैं छोड़ भी सकता था, लेकिन यही 3 क्वेश्चंस ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, लेकिन अगर आप ये 3 क्वेश्चंस करते हैं तो आपकी सोच और समझ बदल सकती है, थोड़ा डिफरेंट सोच हो सकता है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस फिर एग्जाम में आएंगे वो आपको बहुत ही आसान लगेंगे। तो क्यों नहीं इस क्वेश्चंस को किया जाए, ट्राई किया जाए। आइए जी। वैसे इतने बड़े बड़े सवाल इस चैप्टर से नहीं आते हैं। आइए सवाल पढ़ते हैं। उससे पहले क्लास नंबर लिख लीजिए आप। कौन सी क्लास नंबर है? क्लास नंबर आपकी है 5th क्लास है। लिखिए क्लास नंबर 5। आपको दिख भी रहा होगा कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं आज। 11, 12 एंड 13। आइए, सबसे पहले लिखिए 11th। सवाल को बड़े आराम से पहले पढ़ेंगे। सवाल क्या कहता है? बड़ा सवाल है, टाइम लेगा। मिस्टर ए हैज़ 5,000 टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग इन द प्रिंट मीडिया। कितना पैसा उसके पास है? 5,000 है। तो उसकी पूरी बजट कितनी है? बजट ऑफ मिस्टर ए है 5,000। वेरी गुड। देर आर 2 मैगजीन्स इन विच द प्रिंट एड कैन बी प्लेस्ड। 2 मैगजीन्स है, यहीं से डायरेक्शन आप चेंज कर दीजिए। 2 मैगजीन्स है, कौन कौन से? एक मैगजीन है X1, दूसरा मैगजीन है X2। एड इन X1 विल बी कॉस्ट 500 पर एड एंड 250 पर एड रेस्पेक्टिवली। 2 तरह के ऐड है इसमें, एड इन X1 एंड X2, सॉरी, दोनों में। इसमें जो ऐड की कॉस्ट होगी वो क्या है? 500 पर ऐड। और इसमें क्या कॉस्ट है? इसमें कॉस्ट है 250 पर ऐड। एक मैगजीन की कॉस्ट है 500 पर ऐड, दूसरी की 250 पर ऐड। देर आर 2 टाइप्स ऑफ रीडर्स दोनों मैगजीन्स में। यहाँ पे भी क्या है? 2 टाइप्स ऑफ रीडर है, टाइप बी एंड टाइप सी। यहाँ भी 2 टाइप ऑफ रीडर है, टाइप बी एंड टाइप सी। रीडर्स भी कई तरह के होते हैं, टाइप बी, टाइप सी। इसमें जो टाइप बी रीडर्स है उसकी कितनी काउंटिंग है? 1000 है। और यहाँ की 300 है। यहाँ पे 300 है एंड 250 है। ये नंबर ऑफ टाइप बी एंड सी रीडर्स है दोनों मैगजीन्स में अलग अलग। वेरी गुड। और क्या है? और देखिए क्या है। It is known fact that nobody reads more than one ad. कोई भी बंदा एक से ज़्यादा ऐड नहीं पढ़ेगा। एंड nobody who reads one magazine read the others. एक मैगजीन पढ़ेगा, उसमें एक ऐड पढ़ेगा। एक मैगजीन एक ऐड, एक मैगजीन एक ऐड। 2 मैगजीन्स नहीं, 2 ऐड नहीं, सिर्फ एक मैगजीन पढ़ना है। ध्यान समझिए क्या कर रहा हूँ। X1 पढ़ेगा तो X2 नहीं पढ़ेगा, X2 पढ़ेगा तो X1 नहीं पढ़ेगा। X1 पढ़ रहा है तो एक कोई ऐड देखेगा, वो सारे ऐड्स नहीं देखेगा। ठीक है। मिस्टर ए स्पेंड ऑल हिज इनकम ऑन मैगजीन X1, देन हाउ मेनी रीडर्स ऑफ टाइप बी एंड टाइप सी विल रीड द ऐड। देखिए सवाल ये बनेगा, मान लीजिए कि टोटल मनी, टोटल बजट of rupees 5,000 expanded here। सारा आप यहीं खर्च कर दिए तो क्या होगा? उससे क्या होगा? कितने एड्स दे पाएंगे? और ऐड दे पाएंगे तो टाइप बी एंड टाइप सी रीडर्स कितने होंगे? पहले तो देखो कितना सिंपल हो जाएगा बात। ये नंबर ऑफ एड्स वेयर इन मैगजीन, number of ads in magazine
X1 में कितने ऐड बनेंगे? 5000 आपने खर्च किया है, एक ऐड की कीमत कितनी है? 500 रुपीज़ है, तो कितने हो गए? 10 एड्स हो गए। 10 एड्स पढ़ने वाले कौन कौन है? टाइप बी एंड टाइप सी। इसकी कितनी संख्या है? 1000। इसकी कितनी है? 300। एक बंदा एक ऐड पढ़ेगा तो 1000 कितना ऐड पढ़ेगा? 10,000 एड्स, और ये 3000 एड्स, ये हो जाएंगे 10,000 एंड 3000। टाइप बी रीडर्स कितने हो गए? 10,000। टाइप सी रीडर्स कितने हो गए? 3000। मज़ा आ गया। सेम चीज़ क्या कीजिए, इधर रिपीट कर दीजिए आप। सेम चीज़, अगर सारा बजट यहाँ पे खर्च कर दिया तो यहाँ कितना परचेज कर सकते हो? 5000। एक ऐड की कीमत कितनी है? 250 है। तो नंबर ऑफ एड्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ एड्स हो जाएंगे आपके 20 पढ़ने वाले कौन कौन है? टाइप बी है एंड टाइप सी है। कितना है ये? 300। ये कितना है? 250। मल्टीप्लाई करो 6000, और ये कितना? 5000। ये हो जाएंगे आपके रीडर्स यहाँ पे। यहाँ तक की बात तो बेहद ही आसान होगी बच्चे। इसका सेकेंड पार्ट पढ़िए। सेकेंड पार्ट भी हो गया, ए और बी दोनों हो गया। ये क्या था आपका? ए था, और ये क्या था? बी था। थर्ड पार्ट देखिए। इफ मिस्टर स्पेंड 2500 मैगजीन X1, समझ में आ गई बात। सी देखिए, सी कह रहा है 2500 यहाँ खर्च किया, 2500 यहाँ खर्च किया, तो यहाँ नंबर ऑफ एड्स कितने हो जाएंगे बताओ? 2500 डिवाइड बाय, एक ऐड की कीमत कितनी है? 500 रुपया है। 5 ऐड, यहाँ कितने हो जाएंगे? यहाँ छोड़ो बाद में। 5 ऐड को पढ़ने वाले टाइप बी एंड टाइप सी रीडर्स कितने हैं? 5 एड्स को पढ़ने वाले टाइप बी एंड टाइप सी। टाइप बी रीडर्स हैं, आपको जान पता होगा 1000 है, और ये कितने हैं? 300 है। तो कितने हो जाएंगे ये? 5000। कितने हो जाएंगे ये? 1500 रीडर्स हो गए। यहाँ कितना हो गया? 2500 डिवाइड बाय 250, तो यहाँ होगा 10 एड्स। उसमें टाइप बी एंड टाइप सी। टाइप बी कितने? 1000। टाइप सी कितने? सॉरी 300। टाइप सी कितने? 250। 300 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 3000। एंड 250 इंटू 10 2500 टाइप बिट। अब ये बताओ कि टोटल टाइप बी रीडर्स कितने हो गए? दोनों को प्लस कर दो, इनको प्लस कर दो, तो क्या आ जाएगा? टोटल टाइप बी रीडर्स कितने हो गए? ये हो गया 8000। इनको प्लस करो, कितने हो जाएंगे? 4000। टोटल टाइप सी रीडर्स 4000। ये आपको जानना था बच्चे इस सवाल में। लगता है थोड़ा देखने में मुश्किल, लेकिन अगर आप करते जाओगे मेरे साथ साथ आसान लगेगा। एक दो राउंड पढ़ना, आपका अपने आप दिमाग खुल जाएगा। डी पॉइंट पे आइए। डी कहता है मिस्टर ए स्पेंड 5000 ऑन मैगजीन X1। 5000 किस पे खर्च किया? X1 मैगजीन पे। तो उससे उसको क्या मिला? टाइप बी एंड टाइप सी रीडर्स मिला। कितने? 10,000 एंड 3000। फिर उसने क्या किया? 5000 खर्च किया किस पे? X2 मैगजीन पे। तो क्या मिला उसको? टाइप बी एंड टाइप सी कितना मिला था? 6000 एंड 5000। ये तो निकाल चुके थे हम लोग, पहले निकाल चुके हैं।
अब कह रहा है कि इसके हेल्प से क्या करो, डी पॉइंट क्या कह रहा है सवाल का, कह रहा है ड्रॉ बजट लाइन शोइंग all the combination of the numbers of readings that type B and type C that Mr. A can obtain if he spend entire at budget। सवाल को समझो, कह रहा है कि अगर सारा 5,000 रुपया वो खर्च कर देगा एड्स पे, चाहे मैगजीन X1 में या मैगजीन X2 में, तो आपको क्या करना है, आपको बजट लाइन ड्रॉ करना है। बजट लाइन किसके बीच में ड्रॉ करना, बजट लाइन की बात तो होती है। बजट लाइन के लिए क्या चाहिए, इनकम चाहिए, वो 5,000 है, बजट है उतना आपका। दूसरा क्या चाहिए, किसके बीच में बजट लाइन ड्रॉ करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप बी टाइप सी, बजट लाइन बिटवीन व्हाट, टाइप बी एंड टाइप सी, इसके बीच में आपको बजट लाइन ड्रॉ करना है। तो ऑफ कोर्स बात जानते हो क्या होगी, जब बजट लाइन आप ड्रॉ करोगे तो एक एक्सिस पे क्या रहेगा, टाइप बी रहेगा और दूसरे पे टाइप सी रहेगा। अंडरस्टूड है। जब भी आप बजट लाइन ड्रॉ करोगे एक एक्सिस पे रहेगा टाइप बी और दूसरे पे क्या रहेगा, टाइप सी, क्योंकि इनके बीच में ही बजट लाइन ड्रॉ करना है। सवाल ने साफ साफ बोल रखा है। और इनकम कितनी है आपकी, 5,000। आप टाइप बी जो टोटल है वो कितने आपके हैं, अभी निकालते हैं सारी बात को। आप देखिए, लेकिन आपको ना बजट लाइन ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स भी चाहिए आपको। तो पॉइंट्स तो अभी आपने देख लिया है। बजट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम एक्सट्रीम जाते हैं ना, कि अगर मान लो टाइप सी को हम 0 कर देते हैं तो टाइप बी रीडर्स हमारे कितने होंगे, आपको उसके लिए पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट आपके पास मिला हुआ है, कौन कौन सा पॉइंट है देखो, एक पॉइंट है 10,000 का और 3,000 का, दूसरा पॉइंट है 6,000 का एंड 5,000 का। ये दो पॉइंट्स है, 10,000 6,000 एंड 10,000 3,000 एंड 6,000 5,000। पॉइंट तो आपके पास ऑलरेडी है। एक पॉइंट क्या है, 10,000 एंड 3,000 का एक कोऑर्डिनेट है, दूसरा क्या है 6,000 एंड 5,000 दूसरा कोऑर्डिनेट। दो पॉइंट मिल गया तो बजट लाइन तो मजे से ड्रॉ कर सकते हैं ना। यस सर, आइए यहाँ कीजिए, थाउजेंड्स में आप पॉइंट ले लीजिए, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, यहाँ पे लीजिए 2 4 6 8 10। अब पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 1000 में ही है यार, हाँ 2, ये 1000 में है, 2 4 6 8 एंड 10। ये भी कितना होगा, 2 4 6 8 एंड 10, और ये 1000 में। पहला क्या कह रहा है, 10,000 लो तो ये 3,000 है। टाइप बी अगर क्या है, टाइप बी अगर 10,000 है, इसको थोड़ा उल्टा करके लिखते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस को ना पहले लिखते हैं, इसको ऐसे करते हैं 3,000 एंड 10,000, इसको उल्टा, अदरवाइज टेक्निकली रॉन्ग माना जाएगा ये, क्योंकि वाई एक्सिस को बाद में लिखते हैं, एक्स को पहले लिखते हैं। तो 3,000 एक्स पे है, 3,000 कहाँ होगा, ये 2 और 4 है, इसके बीच में 3,000 होगा। तो ये कितना होगा, 10,000 होगा। एक पॉइंट तो आपको मिल गया। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 3,000 एंड 10,000। दूसरा पॉइंट सर 5,000 6,000, 5,000 कहाँ है, यहाँ पे, और 6,000 है, तो इसको पहले आगे बढ़ो। ये पॉइंट क्या है, 5,000 6,000। ये दूसरा पॉइंट हुआ है। इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, बजट लाइन। ये बजट लाइन हो गई आपकी। मैं इसको और डार्क कर देता हूँ शेड करने के लिए। ये बजट लाइन हो गई आपको। इसका नेमिंग कर दो कुछ। इसका नेमिंग क्या रखोगे, ई और एफ रख दो। ये पॉइंट क्या है, ई है। ये पॉइंट क्या है, एफ। टाइप बी और टाइप सी के बीच में बजट लाइन ड्रॉ किया। ठीक है सर। इसके बाद आप क्या करना चाहते हो,
अब बताओ क्या कभी बजट लाइन आपका ई से ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ई पॉइंट पे अपने सारे पैसे खर्च कर रखे हैं, ऊपर तो जाने का सवाल नहीं है। क्या एफ से नीचे जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि एफ पॉइंट पे भी क्या है, सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। बस हो क्या सकता है, ये इधर बेंड करेगा, कम तो खर्च कर सकते हो आप भाई, आप इससे इधर तो जा सकते हो ना। 10,000 ये मैगजीन ले लो, 10,000 टाइप बी रीडर है, और ये कम हो सकता है, 3 से कम हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। और ये भी इधर जा सकता है, ये भी इधर की तरफ जा सकता है, लेकिन उसके आगे नहीं जा सकता है। ये भी इधर की तरफ जा सकता है। मतलब आपका क्या हो गया, आपका 5,000 फिक्स हो गया, यहाँ 5,000 है ना। उसके बाद आप इसको कम कर सकते हो, इसको कम कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते हो। अगर ये 5,000 है तो ये रीडर कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर ये 10,000 है तो ये कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता है। ज़्यादा होने के लिए आपके पास बजट क्या होना चाहिए, 5,000 से ज़्यादा। तो मैक्सिमम 10,000 और ये कम हो सकता है, एरो दिखा रहा हूँ, मैक्सिमम 5,000 और ये कम हो सकता है। तो अल्टीमेट बजट लाइन, बजट सेट आपका क्या बन जाएगा, ये जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है ये बजट सेट बन जाएगा। ये बजट सेट हो गई आपकी। इसका नेमिंग कर दो, आप जी रख दो, इसका नाम यहाँ पे जी रखा हुआ है, मैं भी वही रख देता हूँ, जी है। और दूसरा ये ई हो गया, ये एफ हो गया, और ये एच हो गया, और ये ओ हो गया। तो बजट सेट क्या हो गया आपका, ओ जी ई एफ एच, ये इसका बजट सेट हो जाएगा। मान गए जी, जी ई एफ एच। ओ की लिखने जोतिन थी, वो तो समझ में आ गया, उसी के अंदर आता ही है, जी ई एफ एच। ये इसका बजट सेट हो गया। ये तो इसके अंदर है ही ना, लिख दो तो फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इसका बजट सेट है। इसके अंदर ही क्या करो, मैं इसको गंदा नहीं करना चाहता हूँ, इसके अंदर के पॉइंट में कहीं आप रीडर डिसाइड कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते हैं। यस सर, अब ई पॉइंट करने का समय आ गया। ई देखते हैं क्या कहता है। ई सवाल देखिए, आपके सामने भी सवाल होना चाहिए। Let M stand for the number of instances. M stands for the number of instances and add being read by type B. जानकारी तो लिखना पड़ेगा आपको, तभी बात बनेगी। आपने सवाल देख लिया यहाँ पे, ठीक है सर। ई पॉइंट है। इस तरह के सवाल को आप फेस करोगे ना, बड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। Let M stand for number of instances add being read by type B. टाइप बी रीडर्स है ना, वो M नंबर से रीड करता है, और L stands for the number of instances टाइप सी रीडर्स। टाइप सी रीडर्स कितनी बार पढ़ता है उसको, N नंबर ऑफ टाइम्स। रीडिंग द मैगजीन, ठीक है ना। ये उसका कहानी हो गया। ये भी वही कहानी है, एम और एन दे रखा है। दिस बजट लाइन आगे कह रहा है, दिस बजट लाइन शैल बी अ लाइन सेगमेंट। इसके बेसिस पे आपको क्या ड्रॉ करना है, बजट लाइन ड्रॉ करना है। जो पहले ड्रॉ कर दिया उसको भूल जाओ, अब कहानी कुछ और है। इसके बेसिस पे ड्रॉ करना है, समझ गए। पहले जो आपको नंबर दे रखा था वो बात हो चुकी है, अब ये एम और एन नंबर दे रखा है, इसके बेसिस पे ड्रॉ करना है। दिस बजट लाइन शैल बी अ लाइन सेगमेंट दैट लाइज ऑन द बजट लाइन विद द इक्वेशन। बजट लाइन किस पे लाइज करेगा, लाइज ऑन द इक्वेशन। मतलब साफ सी बात कह रहा है, इक्वेशन के बाद डैश डैश कर रखा है, मतलब ये बजट लाइन इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है आपको। ये क्या कह रहा है आपको, बजट लाइन इक्वेशन ड्रॉ करो। तब ड्रॉ करो जबकि टाइप बी रीडर्स कितनी बार पढ़ता है, एम टाइम्स पढ़ता है। टाइप सी रीडर्स कितनी बार पढ़ता है, एन टाइम्स पढ़ता है। तो इसको ध्यान में रख करके आप क्या करो, बजट लाइन ड्रॉ करो, बजट इक्वेशन ड्रॉ करो। व्हेन द एडवर्टाइजिंग बजट इज फिक्स्ड एंड हाउ मेनी रीडिंग्स ऑफ टाइप बी मस्ट मिस्टर ए सेक्रीफाइस टू गेट द एडिशनल रीडिंग्स ऑफ टाइप सी रीडर्स।
बजट लाइन देखो फिक्स्ड है, बजट जितना भी है ना, बजट पूरा अमाउंट इज फिक्स्ड। ये मत समझना कि इस ई का ना आर पीछे वाले पॉइंट से को लेना था, कुछ नहीं, ये अलग ही पॉइंट है। ये कह रहा है एम और एन को मान करके क्या करो, आप बजट इक्वेशन ड्रॉ करो। आइए जी, सवाल तो आपको भी दिख ही चुका होगा, अब मैं आपको सवाल करके दिखाता हूँ। देखिए बजट लाइन जो होता है जनरली क्या होता है आपका, स्ट्रेट लाइन होता है ना। अगर एक मैं टेंटेटिव बजट लाइन ड्रॉ कर दूँ तो वह स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन हमेशा दो पॉइंट के बीच में क्रॉस करता है, ठीक है ना। तो दो पॉइंट के बीच में लाइन सेगमेंट जब क्रॉस करता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, द इक्वेशन ऑफ, ध्यान दीजिए मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, द इक्वेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से पास करता है तो उसका क्या होगा। यही बात हो गई आपकी। अब दो पॉइंट से पास करेगा तो उसका क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, बजट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो ये बात आपने देखो, एक चीज़ आपने पढ़ रखी होगी मैथमेटिक्स में कि अगर मान लो ये लाइन है और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, x1 y1 रखते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं, x2 y2 रखते हैं। तो इसके बीच का इक्वेशन क्या पढ़ा होगा आपने, y माइनस y1 अपॉन y माइनस y2 इक्वस टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ रखा होगा, आप याद कीजिए जा करके, आपने पढ़ा होगा। इसके बदले में हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, इसके बदले में ले लेते हैं हम L1 M1 L2 M2, ये दो पॉइंट ले लेते हैं। तो फिर हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा L1 M1 ले लिया तो क्या हो जाएगा, M माइनस M1 डिवाइड बाय M1 माइनस M2 इक्वस टू L माइनस L1 डिवाइड बाय L1 माइनस L2। एक्स वाई के बदले में ये ले लिया। क्यों लिया सर, M और L के टर्म्स में क्यों लिया, क्योंकि सवाल में दे रखा है L और M के टर्म्स में दे रखा है, ये ले लिया। अब यहाँ क्या करें, हम पुट कर दें इस चीज़ को, ये इक्वेशन हो जाती है, इसको हम पुट कर देते हैं। M माइनस M1, M1 की वैल्यू कितनी है, जो पहले ऊपर निकाल चुके हैं आप लोग पॉइंट के हिसाब से, पॉइंट आपके पास है, पॉइंट क्या है सर, एक पॉइंट क्या था, जब सारे पैसे आपने खर्च कर दिए थे तो पॉइंट क्या निकला था, 10,000 एंड 3,000। दूसरा पॉइंट क्या निकला था, दूसरा पॉइंट क्या निकला था, देखिए मैंने कर दिया पुट इसको। अब क्या कीजिए, आपके पास तो पॉइंट वाले दे रखा था, जब आपने 5,000 रुपये खर्च किया था, 5,000 पूरा बजट लाइन, तो 3,000 एंड 10,000 एक पॉइंट आया था, 5,000 एंड 6,000 दूसरा पॉइंट आया था। बजट आपका फिक्स था कितना, 5,000 का। ये पूरा खर्च करने पे मैंने क्या किया, इसको मान लिया L1, इसको मान लिया M1, ये मान लिया L2, ये मान लिया M2। और पॉइंट आपके पास पता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता है आपको, M माइनस M1 डिवाइड बाई M1 माइनस M2। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं, इक्वस टू वॉट, L माइनस L1 डिवाइड बाई L1 माइनस L2। अब क्या करो, इसमें पुट कर दो, M माइनस M1, M1 क्या माना 10,000 डिवाइड बाई M1 माइनस M2, ये M माइनस M1 आया है और ये आया M1 माइनस M2, L माइनस ये L1 आया है, ये क्या आया L1 माइनस L2, ये आपके सामने है। अब आप क्या कीजिए, इसको और सॉल्व कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, M माइनस 10,000 डिवाइड बाई क्या हो गया 4,000 इक्वस टू L माइनस 3,000 डिवाइड बाई क्या आ गया, 3,000 माइनस 5,000 माइनस 2,000। अब एक को इधर करके M माइनस 10,000 को इधर कर दो और उसको उधर ले जाओ, तो क्या बात बन जाएगी आपकी, बन जाएगी 4,000 डिवाइड बाय माइनस 2,000 इंटू L माइनस 3,000, L माइनस 3,000। आप बुक में देखिए यही बात आई हुई है, अंतर किस बात की सिर्फ लिखी हुई है कि 4,000 के बदले यहाँ पे 4 था, बुक में देखोगे ना तो 4,000 में माइनस साइन है और हमारे में 2,000 में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो किसको आपने पुट किया, किसको आपने माना, उससे फ़र्क पड़ता है। अल्टीमेटली ये साइन तो ऊपर भी चला ही जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। इसको और सॉल्व करो तो क्या आएगा, ये M माइनस 10,000 इक्वस टू क्या होगा, माइनस 2 इंटू L माइनस 3,000। तो क्या सॉल्व हो गया जाएगा,
m माइनस 10,000 इक्वस टू माइनस 2l हम माइनस 6,000, ठीक है, माइनस 6,000। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m प्लस 2l इक्वस टू हो जाएगा आपको 16,000। यही बुक में भी है, यही यहाँ पे भी है, कोई फ़र्क नहीं है, वो माइनस साइन का फ़र्क नहीं होता, वो किसको मानते हो उस पर डिपेंड करता है आपको। ये आपको बन जाता है इक्वेशन, ये आपका लाइन का इक्वेशन। यही सवाल ने पूछा है, ये लाइन ऑफ इक्वेशन आपका आ गया है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ जाके ये कंप्लीट होता है, ये आपके सामने है। देखिए आप एक बार आप खुद भी देख लीजिए पॉज कर करके, ये मैंने इक्वेशन यहाँ दिखाया है और यहाँ जा कर के पूरी बातें कंप्लीट होती है। ये मैथमेटिकल पार्ट है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको आता होगा ना, द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, उसका इक्वेशन तो आप कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए अब कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 12th। आप जब इस तरह के सवाल पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि कौन सा सवाल कर रहे हैं हम, बजट लाइन कहाँ से आ गया, इसमें रुपीज़ तो है ही नहीं, इनकम तो है नहीं, लेकिन इसको उसी में ढालना पड़ेगा, उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे आप। आइए 12 सवाल पे। ठीक है बच्चे, कहाँ गया सवाल, 12th ही है। आइए जी, देखिए जी बच्चों, पहले इस सवाल को ना समझिए। इन एन इकोनॉमी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइसेस, लैंग्वेज समझना, प्राइस भी 2 तरह के हैं, इनकम एंड मनी भी 2 तरह के हैं। एक है रेड करेंसी प्राइस, दूसरा है ब्लू करेंसी प्राइस। रेड इनकम एंड ब्लू इनकम्स, मान गए? तो सर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ, एक बार आप आंख बंद करो और सोचो कि मान लो हिंदुस्तान में इंडियन करेंसी के साथ साथ डॉलर भी चल रहा है, सपोज कर लो इंडियन करेंसी भी चल रहा है और डॉलर भी चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉलर में कमा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रुपीज़ में कमा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉलर में सामान खरीद रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं रुपीज़ में खरीद रहे हैं। जो डॉलर में खरीद रहे हैं उसके लिए डॉलर की प्राइस है, जो रुपीज़ में खरीद रहे हैं उसके लिए रुपीज़ की प्राइस है। इससे क्या हुआ, जब 2 करेंसी चल रहा है, इससे क्या हुआ, 2 करेंसी 2 इनकम 2 प्राइसेस, मान गए? अब एक ही गुड्स अगर मार्केट में तुम खरीदने जाओगे X1 X2, तो तुमसे दुकानदार पूछेगा कि क्या कौन सी प्राइस बताऊं, डॉलर की प्राइस या इंडियन रुपीज़ की प्राइस। दूसरा गुड्स खरीदने जाओगे, दुकानदार पूछेगा डॉलर बताऊं या इंडियन रुपीज़ बताऊं। अगर तुम कहोगे डॉलर बताऊं, तो डॉलर का प्राइस अगर पूछोगे तो डॉलर में ही पे करना पड़ेगा, और अगर इंडियन रुपीज़ की प्राइस पूछेगा तो इंडियन रुपीज़ में ही पे करना पड़ेगा। आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में ये बात जानना कौन सी बड़ी बात हो गई। आप ऑनलाइन कुछ परचेज करने जाओ, वहाँ खुद ब खुद पूछता है किस करेंसी में आपको प्राइस चाहिए, रेट चाहिए, समझ गए ना? तो ये बात है। अब आप समझिए इन चीज़ों को, फिर से मैं बोलता हूँ। इन एन इकोनॉमी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइसेस, क्वेश्चन आपके पास होगा ऑलरेडी। 2 तरह के प्राइसेस हैं, एक इकॉनमी है, उसमें प्राइसेस भी क्या है, 2 है। कौन कौन सी प्राइसेस है? ब्लू प्राइस है, नहीं समझिए, डॉलर मान लो, और रेड प्राइस है। 2 तरह प्राइस हो गए, और 2 तरह की इनकम भी है। ये इनकम M1 है, कौन सा इनकम, ब्लू इनकम होगा, और रेड इनकम भी होगा। जो ब्लू करेंसी कमाता है ब्लू इनकम है, ठीक है। रेड इनकम, ब्लू इनकम। द कंज्यूमर हैज़ टू पे रेड मनी प्राइस इन रेड मनी टू परचेज एन ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात। कंज्यूमर हैज़ टू पे ब्लू मनी प्राइस इन ब्लू मनी इन ऑर्डर टू परचेज एन ऑब्जेक्ट। अगर आपने डॉलर की कीमत पूछी है, डॉलर में प्राइस पूछा, तो डॉलर में ही पे करना पड़ेगा,
इंडियन करेंसी तो इंडियन करेंसी में पे करना पड़ेगा। और एक करेंसी से दूसरे करेंसी में ट्रेड मना कर रखा है, देखो ना। द कंज्यूमर हैज़ टू पे ब्लू मनी प्राइस, ठीक है। कंज्यूमर इज़ नॉट अलाउड टू ट्रेड वन काइंड ऑफ मनी फॉर द अदर। डॉलर को रुपीज़ में, रुपीज़ को डॉलर में आप ट्रेड नहीं कर सकते। दिमाग में एक पिक्चर बन रहा है ना आपको, क्या कहानी है। इन द इकॉनमी देयर आर टू गुड्स X1 X2। अब देखो गुड्स क्या है, X1 है और X2 है। X1 को भी आप परचेज करोगे तो उसको भी आप किस में, ब्लू प्राइस, इसका भी क्या होगा, इसका भी ब्लू प्राइस होगा। या ऐसा करो, यहाँ भी रखो X1 X2 और यहाँ भी रखो X1 X2। इसकी ब्लू प्राइस कितनी है, इसकी ब्लू प्राइस है ₹1 एंड ₹1। ब्लू करेंसी में खरीदोगे तो 1 रुपीज़ प्राइस होगा। रेड प्राइस है ₹2 एंड ₹2। यस सर, यहाँ तक की बात हो तो समझ में आ गई आपको, ठीक है। आगे कहता है कि ड्रॉ द बजट लाइन। सवाल समझो आप। पहला सवाल कहता है ड्रॉ द बजट लाइन फॉर अ कंज्यूमर ए। एक कंज्यूमर, उसका बजट लाइन ड्रॉ करना है। हुज रेड इनकम इज 30। उसकी रेड इनकम कितनी है, 30 है। ऑल्सो ड्रॉ द बजट लाइन फॉर द सेम कंज्यूमर हुज ब्लू इनकम इज 10। चलो रेड इनकम पहले बात कर लेते हैं। रेड इनकम की प्राइस कितनी है, X1 की प्राइस है 1 रुपीज़, कितनी है 2 एंड 6 है। ये 2 है X1 की और 6 है। मैंने क्या लिखी है, कहाँ से लिख लिया मैंने, 2 और 6 है। X1 की 2 और 6 है। तो रेड इनकम की प्राइस देखो, अगर X1 परचेज करता है 2 रुपये प्राइस है, ये परचेज करता है 6 रुपये प्राइस, 2 और 6 प्राइस। यहाँ से रुपीज़ सिंपल हटा दो क्योंकि ये गलत लग रहा है, क्योंकि जब मनी ही अलग है तो रुपीज़ कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे हम। 1 2 रहने दो। ये 1 1 है, इसकी प्राइसेस 1 1 है, इसकी प्राइसेस 2 6 है। अब रेड इनकम आप जानते हैं बजट लाइन होता क्या है, P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वस टू होता है M। यहाँ M तो दे रखा क्या आपको 30 रेड इनकम, और P1 क्या है 2 है X1 प्लस P2 क्या है 6 है X2। मज़ा आ गया। ये हो गया आपका बजट लाइन, सिंपल बजट लाइन ये हो गया आपका, ठीक है। 2X1 प्लस 6X2 30 आ गया। इसको और सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, X1 अब प्लस 3X2 इक्वस टू 15 कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब कह रहा है ऑल्सो ड्रॉ द बजट लाइन फॉर द सेम कंज्यूमर हुज ब्लू इनकम इज 10। क्या बात है यार, सेम कहानी है, P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वस टू 10 लेंगे, लेकिन अब प्राइस कौन से लेंगे, ब्लू वाली प्राइस लेंगे, वो तो 1 ही है। तो X1 प्लस X2 इक्वस टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मज़ा आ गया, X1 प्लस X2 10 आ गया, ठीक है सर। आगे कह रहा है शेड द बजट सेट दैट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन द 2 बजट कंस्ट्रेंट। ये कह रहा है कि पहले आप इससे क्या कीजिए, दोनों का बजट लाइन ड्रॉ कीजिए। पहले करो, मैं फिर समझाता हूँ। दोनों लाइन का इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल। एक का क्या था, एक का था X1 प्लस 3X2 इक्वस टू 15 था, तो स्लोप तो 1/3 होगा। इधर क्या रखो, इधर रखो X2, इधर क्या रखो X1। वही चार्ट बना के 3-4 पॉइंट निकाल के बना लो आप। X1 को अगर 0 मानते हो तो X2 क्या होगा 5 होगा, X2 को 0 मानते हो तो X1 क्या होगा 15 होगा। 0 और 5, ये कोऑर्डिनेट क्या बना 0 एंड 5, और ये क्या बना 15 एंड 0, 0 एंड 5, मतलब 0 है तो दूसरा 5 है, यहाँ 5 लो, ले लो कैसे भी करके यार, क्या करोगे 1 2 3 4 और ये 5 ले लो। उतना दूर जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा यार, छोड़ दो।
उतना ग्राफ का जगह नहीं है। 1 2 3 4 5, इधर 15 तक है, तो चलो हम थोड़ा कर लेंगे बड़ा, और क्या करेंगे। तो ये 5 है तो 15 यहाँ लगभग होगा, 3 टाइम्स होगा, तो अप्रोक्सीमेट ले लो, इसको ज्वाइन कर दो। ये पॉइंट क्या हो गया आपका 0 एंड 5, ये पॉइंट क्या हो गया 15 एंड 0। सिंपल तरीके से ड्रॉ हो गया। दूसरा ड्रॉ करो, x1 x2 10 है, सिंपल बात है ये। x1 0 है तो x2 क्या होगा 10 होगा, x2 0 है तो x1 क्या होगा 10 होगा। 0 10 एंड 10 0, 0 10, अगर 0 है तो 10 है, 10 डबल लो, यहाँ तक ले लो, ये क्या हो जाएगा 0 10, 10 0 क्या करोगे उतना ही लो, डबल लो यहाँ पे, यहाँ तक ले लो, थोड़ा सा और इधर कर लो। चलो जी, ये क्या हो गया 10 0, ये 15 तो इसका 2/3 ले लो ना, और क्या। अब इन दोनों पॉइंट को मैच कर दो, कितना आसानी से बन रहा है बच्चा, देखो दोनों बजट लाइन बन गया। ये जो बना 10 10 वाला, ये कौन सा, ये किस करेंसी का था, ये था ब्लू करेंसी का। ये किसका था, ये था रेड करेंसी का। सामान चाहे ब्लू में परचेज करो, रेड में परचेज करो, आपको परचेज क्या करना है x1 x2। तो यहाँ क्या रखा हुआ है x2, और यहाँ क्या रखा है x1, ये दोनों सामान तो परचेज करना है। अब सवाल पढ़ो क्या कहता है, देखो बजट लाइन ड्रॉ करने के बाद सवाल कहता है, ध्यान से समझना, सवाल कहता है शेड द बजट सेट, बजट सेट शेड करें दैट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन द 2 बजट कंस्ट्रेंट। दोनों बजट कंस्ट्रेंट को ध्यान में रख करके शेड करो, मतलब सिर्फ एक को नहीं। अब मैं बताता हूँ, अगर आप सिर्फ एक को ध्यान रखोगे तो आप शेडिंग क्या कर सकते हो, शेडिंग ये करोगे, देखो दूसरे की शेडिंग क्या करोगे, चलो ये ले लो, दूसरे की शेडिंग ये करोगे आप। मैं किससे कर रहा हूँ अब, येलो से करो, एक ब्लू से हो गया, दूसरा येलो से हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कह रहा दोनों बजट लाइन को ध्यान रखो, और तब बताओ कि दोनों को ध्यान में रख के वो क्या परचेज कर सकता है, दोनों बजट लाइन से वो क्या परचेज कर सकता है। इसका मतलब साफ सी बात है, ये ब्लू वाला तो परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लू वाला तो तभी परचेज कर सकता है जब उसके पास सिर्फ ब्लू करेंसी हो, और ये येलो वाला का परचेज कर सकता है जब उसके पास रेड करेंसी हो। ये तो सिर्फ रेड से परचेज कर सकता है, और ये सिर्फ ब्लू से परचेज कर सकता है। और ये वाला जैसा जो कंबाइंड दिख रहा है आपको, कौन कौन सा, येलो एंड ब्लू एंड साथ साथ में ब्लैक भी मिला देता हूँ, देखो ये इसमें तो दोनों करेंसी से परचेज कर सकता है। हालांकि दोनों करेंसी से दोनों गुड्स नहीं परचेज कर सकता, हो एक बार में एक ही करेंसी यूज़ करेगा, लेकिन अगर उसके पॉकेट में एक जगह ब्लू है एक जगह रेड है तो परचेज कर सकता है दोनों कंबाइंड तरीके से जाकर के। लेकिन इस एरिया में अगर वो परचेज करने के लिए जाएगा तो दुकानदार उसको वापस कर देगा कि भाई साहब ब्लू करेंसी लेके आओ, इस एरिया में क्या कहेगा रेड करेंसी लेके आओ, इस एरिया में क्या होगा दोनों से पे कर सकता हो। नहीं बात समझे, उलझ गए। कुछ जगह ऐसा हो जाएगा बजट लाइन के हिसाब से, कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि आप वहाँ पे ब्लू लाइन से ब्लू करेंसी से ही परचेज कर पाएंगे। देखो ना बजट लाइन आपका कहाँ जा रहा है, और कुछ जगह आप रेड लाइन से रेड करेंसी से ही परचेज कर पाएंगे। लेकिन ये एरिया है, इसका नेमिंग कर दो आप, जहाँ पे आप दोनों करेंसी से परचेज कर सकते हैं। इसका नेमिंग कर दो क्या, FEOK, ये O है, ये F ले लो, ये E ले लो, और ये K ले लो। मैं पॉइंट बुक का रखता हूँ ताकि आपको समझने में वहाँ दिक्कत ना हो जाओ पढ़ना चाहें तो, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, J है, ये पॉइंट क्या लिया है, K लिया है, ठीक है। ये पॉइंट F है, और ये पॉइंट आपका G है, ये पॉइंट G है। तो दोनों बजट लाइन को ध्यान रख करके आप सिर्फ यही वाला यही बजट सेट आपका हो सकता है। बजट सेट क्या लिख दोगे, बजट सेट होगा FEKNO। इस एरिया में जितने पॉइंट्स होंगे वही आप परचेज कर पाएंगे। क्या बात है बच्चे, क्या बात है, ठीक है जी। अब आइए इसका सेकंड पार्ट देखिए, सवाल का सेकंड पार्ट। सवाल का सेकंड पार्ट क्या कहता है, आइए देखिए।
a second consumer B faces the same price, has the same red income as A. A second consumer B, अब B की बात कर रहा है, faces the same price and has the same red income as A. उसकी भी red income क्या सेम है, prices भी सेम है, but has the blue income what 20. blue income उसका चेंज हो गया है, क्या फ़र्क पड़ता है यार. Explain why B is not able to spend all his blue income irrespective of the preference of the consumer. ठीक है जी, देखिए इसका मैंने आपको शायद ये वाला क्लास डिस्क्राइब किया कि नहीं किया मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बता तो दिया था, शायद हो सकता है उसका वीडियो पॉज रहा होगा, तो एक बार देख लीजिए बच्चे आप. मुझे याद ही नहीं आ रहा पॉज था कि ऑन था, मुझे नहीं याद है. मैं ये याद रख सकता हूँ कि ए वाला कंज्यूमर का मैंने बता दिया था आपको, ए की क्या कहानी थी मैंने डिस्कस कर लिया था. जो बी कंज्यूमर है उसके बारे में मैंने डिस्कस करना शुरू किया था, और बी वाले कंज्यूमर में क्या था एक बार रिपीट करता हूँ, अगर मैंने कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो समझ लो. बी वाले कंज्यूमर में था कि उसकी रेड इनकम तो बिल्कुल सेम थी, उसकी जो ब्लू थी ना उसमें चेंज आ गया, 10 के बदले 20 आ गया था, 10 के बदले 20 आ गया था. तो क्या हुआ, जो बजट लाइन थी जे के, जो बजट लाइन थी जे के, ध्यान दीजिएगा, वो बजट लाइन पैरेलली कहाँ शिफ्ट कर गया, आर और एस पे शिफ्ट कर गया, क्योंकि सिर्फ इनकम में बदलाव आया है, स्लोप में कोई चेंज नहीं आया. अब आप भी कंज्यूमर के पास दो बजट लाइन है, कौन कौन सा, एक बजट लाइन है एफ और जी, दूसरा बजट लाइन है आर और एस. दोनों बजट लाइन में कॉमन कौन सा है, कॉमन यही है, ओ एफ और जी, यही कॉमन है, क्योंकि वो नीचे है. दो बजट लाइन में यही कॉमन है, बाहर वाला तो कॉमन लेते नहीं, हम नीचे वाला ही कॉमन लेंगे. तो यहीं पे वो बजट लाइन में खर्च कर सकता है. दोनों बजट लाइन की कंस्ट्रेंट को ध्यान रखा जाए तो वो कॉमनली यही खर्च कर सकता है. इसका मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है जो ग्रीन लाइन से दिख रहा है, वो कंज्यूम कर ही नहीं पाएगा, वो यूज़ कर ही नहीं पाएगा. रिमेनिंग थ्योरी बुक में भी आप वहाँ से भी देख सकते हैं. मुझे नहीं पता मैंने आपको डिस्क्राइब किया तो ठीक है, नहीं तो फिर से डिस्क्राइब कर दिया. ठीक है जी. अब मुझे इसका कौन सा पार्ट डिस्कस करना है, इसका पार्ट डिस्कस करना है सी. सी को डिस्कस करने से पहले मुझे लगता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको यहाँ हो सकता है, तो बी वाला केस के लिए मैं ग्राफ अलग से बना के दिखा देता हूँ आपको, हल्का सा. ये उसका एक बजट कंस्टेंट है, उसका ये दूसरा बजट कंस्टेंट है. इसका नाम क्या है, इसका नाम है एफ जी, उसका नाम है आर एस. अगर देखा जाए तो कॉमनली यही वो परचेज कर सकता है, क्योंकि ये जो एरिया मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये ओ आर एस में भी आता है, ये ओ एफ जी में भी आता है. इसका मतलब बहुत बड़ा एरिया है, जो ये एरिया है जहाँ सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये वो खर्च ही नहीं कर पाएगा, जो ब्लू इनकम वाला एरिया है. बस आइए बच्चों, और सी वाला पार्ट को अब डिस्कस करते हैं ढंग से. सी वाला सवाल देखिए क्या कहता है. पहले सी कहता है, अ सेट ऑफ रिफॉर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द इकॉनमी, ईच कंज्यूमर मस्ट डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी रेड मनी परचेजर और ब्लू मनी परचेजर. ब्लू मस्ट मेक ऑल देयर परचेज इन ब्लू. सब कह रहा है सब कुछ क्लियर करो, रिफॉर्म्स लाया गया है. ब्लू वाले को ब्लू में परचेज करना है, रेड वाले को रेड में परचेज करना है. दोनों एक दूसरे करेंसी में कर ही नहीं सकता है. अभी तक तो ऐसा था ना कि लोग ब्लू भी कमाता था, रेड भी कमाता था, अभी तक जो पढ़ाया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. दोनों को दोनों में परचेज करना, दोनों को दोनों में कमाना है. रेड मस्ट मेक ऑल देयर परचेज इन द रेड मनी एंड एट द रेड प्राइसेज एंड स्पेंड देयर रेड इनकम्स. अ कमोडिटी बंडल शैल बी अटेनेबल इफ द कंज्यूमर डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी ब्लू. आपको ब्लू डिक्लेयर करना पड़ेगा या आपको रेड डिक्लेयर करना पड़ेगा. एंड बाय द बंडल्स विद द ब्लू मनी और द कंज्यूमर डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी रेड एंड बाय द बंडल्स विद रेड मनी. समझ गए ना. आप दोनों करेंसी नहीं अर्न कर सकते, दोनों नहीं परचेज कर सकते, आपको इस पार या उस पार आना पड़ेगा, दिस वे और दैट वे. शो ऑल द अटेनेबल बंडल्स फॉर द टू कंज्यूमर्स विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. ठीक है, ठीक है सर. देखिए जी बच्चों, ये कोई ख़ास बात यहाँ नहीं है समझने के लिए, सिंपल बात है. देखो अभी जो मैंने डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया है, इसी को मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ एक बार समझने के लिए. सी के केस में एक बजट लाइन क्या थी उसकी, एक बजट लाइन ये थी, और दूसरी बजट लाइन क्या थी, इसका नाम रखो, ये नाम था आपका जे के था,
और दूसरी बजट लाइन क्या थी? ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, एफ जी था। एफ जी था। अब ये कह रहा है कि या तो आप एक करेंसी से परचेज कर सकते हो, दूसरा दूसरे से परचेज कर सकता है, कंबाइंड रूप से आप परचेज नहीं कर सकते थे। अगर कंबाइंड से परचेज करते, रेड वाला ब्लू से, ब्लू वाला रेड से, एक ही सामान परचेज करने के लिए गए आप, आपके पास एक पॉकेट में ब्लू करेंसी है, दूसरे में रेड करेंसी है, कोई भी यूज़ करके आप परचेज कर सकते थे। तो वो वाला एरिया तो ये था जहाँ पे आप दोनों करेंसी में से किसी से ही परचेज कर सकते थे। लेकिन अब ये कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता है, आप अपने करेंसी में परचेज करो, आप अपने में परचेज करो, रिफॉर्म्स हो चुका है, दोनों दोनों में परचेज नहीं कर सकता है। तो उस केस में क्या होगा? ये किसका था? ब्लू वाले का था ना, ये ब्लू वाले का था, ये ब्लू वाले का था। तो ब्लू वाला जो है वो अपना ऐसे परचेज कर सकता है, उसका बजट सेट ये होगा। और ये रेड वाले का था, तो रेड वाला अपना परचेज कर सकता है, वो किसी और में नहीं जा सकता है। इसका मतलब टोटल बजट सेट क्या बन गया? ये सारा मिला के बन गया, ये सारा मिला। क्या सर, हमने जे से स्टार्ट किया, ओ तक आया, हमने जी तक गया, और यहाँ कौन सा पॉइंट था? ये पॉइंट कंबाइंड पे क्या था? ई था मेरे ख्याल से, ई था, जे ओ जी ई, ये पूरा एरिया बन गया। यहाँ पे कहीं भी परचेज कर सकता है, चाहे भले ब्लू में परचेज हो सकता है या रेड में परचेज हो सकता है, लेकिन परचेज तो पूरे एरिया में हो सकता है ना। ये दो बजट सेट को मिला करके बन जाएगा। दो बजट सेट कौन सा हो गया? एक हो गया आपका जे ओ के, और दूसरा क्या हो गया? एफ ओ जी। इनको मिला के बनेगा आपका ये कंबाइंड। तो ये एरिया में आप परचेज कर सकते हैं, जे ओ जी में परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इस एरिया में आप रेड से परचेज कर सकते हैं, इस एरिया में ब्लू से परचेज कर सकते हैं, इस एरिया में रेड एंड ब्लू, रेड वाला रेड से परचेज करेगा, ब्लू वाला ब्लू से परचेज करेगा, लेकिन परचेज तो करेगा ना। अल्टीमेटली परचेजिंग कहाँ होगी आपकी? ये पूरे एरिया में होगी। तो कहोगे सर ये पिछले वाले बजट से इससे कहाँ डिफरेंट था? इससे डिफरेंट ये था, देखो पिछले वाले केस में क्या था, इस वाले एरिया में सिर्फ ब्लू से हो सकता था, इस वाले एरिया में सिर्फ रेड से हो सकता था, और मुझे ऐसा एरिया चाहिए था जहाँ दोनों से हो सकता था। तो वो एरिया तो सिर्फ ये था, दोनों से हो सकता था। लेकिन यहाँ पे दोनों से होने की पॉसिबिलिटी थी, एक बंदा के दोनों पॉकेट में दोनों चीज़ था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इकॉनमी में रिफॉर्म्स हो चुका है, आपकी पॉकेट में या तो रेड होगा या आपकी पॉकेट में ब्लू होगा। रेड से परचेज करो तो आपका एरिया ये बन गया, ये बन गया, ब्लू से परचेज करो तो आपका एरिया ये बन गया, और अल्टीमेटली मार्केट में परचेजिंग इस पूरे एरिया में होगी। थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए बच्चों, पक्का? आगे बढ़ो, श्योर? एक लाइन बोल दूँ, मुझे लगता है थोड़ा सा आप नहीं समझा है। बी वाले केस में क्या था कि दोनों बजट लाइन को कंबाइंड करके कंस्टेंट निकालना था, क्योंकि उस वक्त ये रिफॉर्म्स नहीं हुआ था कि एक बंदा रेड में या ब्लू में ही परचेज कर सकता है। वहाँ दोनों बंदा हर तरह करेंसी खर्च कर सकता था। हाँ, खर्चा अगर वो करना चाहता तो रेड का रेड में, ब्लू का ब्लू में, लेकिन करेंसी दोनों उसके पॉकेट में था। लेकिन सी वाले केस में क्या नहीं, ऐसा नहीं है। आप रेड ही कमाओ तो रेड ही कमाओ, ब्लू ही कमाओ तो ब्लू ही कमाओ, आप दोनों करेंसी नहीं कमा सकते। तो ये डिफरेंस है। आइए बच्चों 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हुई होगी तो आप बुक से भी पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। 13 में आइए। और एक बात और भी कहता हूँ कि इस तरह के सवाल डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं। ये ब्रेन टीजिंग सवाल इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो सवाल एग्जाम आएगा बहुत ही आसान लगेगा फिर आपको, नहीं तो फिर जो सवाल एग्जाम में आएगा बहुत मुश्किल लगने वाला है आपको। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस करने चाहिए। 13 देखिए, कैन देयर बी, देखिए 13 सवाल आप भी अब। थर्टीन क्वेश्चन, कहाँ गए 13 सवाल? कैन देयर बी अ सिचुएशन व्हेन पीपल मस्ट सेटिस्फाई मोर देन वन बजट कंस्टेंट? ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। कैन देयर बी अ सिचुएशन वेयर पीपल मस्ट साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई मोर देन वन बजट कंस्टेंट? इज मनी द ओनली स्केर्स रिसोर्स द पीपल यूज अप व्हेन कंज्यूमिंग? ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, ये न्यूमेरिकल्स नहीं है। कह रहा है कि कैन देयर बी सिचुएशन, क्या ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है कि एक बंदा सेटिस्फाई मोर देन वन बजट कंस्टेंट, मोर देन वन बजट कंस्टेंट?
क्या ऐसा हो सकता है? मोर देन वन बजट कंस्टेंट, देखता हूँ कैसे पॉसिबल है। अब ये बताइए कि बजट कंस्टेंट को हम बनाने के लिए इक्वेशन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? P1x1 प्लस P2x2 इक्वस टू क्या लेते हैं? m लेते हैं। यस सर। अगर x1 की क्वांटिटी फिक्स हो जाए, इफ x1 इज फिक्स्ड, देन बजट कंस्टेंट इज ऑल्सो व्हाट? is also fixed. मोर देन वन बजट कंस्टेंट। अगर x1 फिक्स है तो बजट कंस्टेंट भी क्या है? फिक्स है। x1 फिक्स्ड है तो बजट कंस्टेंट भी क्या है? फिक्स्ड है। मान गए? हाँ। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं कि x1 वेरिएबल कर दूं, x1 कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो मैं क्या लिखता हूं, x1 इज व्हाट? लेस मोर देन और इक्वस टू 10 लिख दूं, तो फिर x1 क्या हो सकता है? x1 10 भी हो सकता है, x1 11 भी हो सकता है, x1 12 भी हो सकता है, एक्सेट्रा। x1 की कोई भी वैल्यू हो सकती है। x1 इज मोर देन इक्वस टू 10 मतलब x1 की कोई भी वैल्यू हो सकती है। मान गए? अगर ऐसा लिखो तो जैसे ही x1 की वैल्यू यहाँ चेंज होगी, बजट लाइन चेंज हो जाएगा, बजट कंस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। बात समझ गए? तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो ये किस केस में हो सकता है सर? जैसे मान लो ये x1 को फूड मान लो, फूड के केस में क्या हो सकता है कि आप कम से कम 10 यूनिट या उससे ज़्यादा खाओगे तो सर्वाइव करोगे, 10 से कम नहीं खा सकते। तो बंदा क्या खाएगा? 10 भी खा सकता है, 11 भी खा सकता है, 12, 12, 13, 14, 15 कुछ भी खा सकता है। तो जब वो अपने हिसाब से अलग अलग खाएगा तो उसका बजट कंस्टेंट भी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। इसलिए कह रहा है अब ये सेटिस्फाई कर रहा है, यस कर सकता है। इस परिस्थिति में वो कर सकता है कि जब आप ऐसा सिचुएशन लेंगे कि x1 इज़ व्हाट? मोर देन इक्वस टू 10। एक उन्होंने दूसरा एग्जाम्पल भी दे दिया जिस केस में क्या रखा है, दूसरा एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल का है कि x1 की वैल्यू क्या ले लिया? ले लिया आपको मोर देन इक्वस टू 1 एंड लेस देन इक्वस टू 3। ये एग्जाम्पल भी टैबलेट के केस में हो सकता है। मान लो जैसे मान लो आपको नहीं, किसी को भी मान लो XYZ, किसी को कोई बीमारी है, उसको दिन भर में एक टैबलेट कम से कम और मैक्सिमम 3 टैबलेट खा के रहना पड़ता है। तो x की वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई ना। x की वैल्यू चेंज होगी तो बजट कंस्टेंट भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। बस सिंपल सी बात थी। इसका बी वाला पार्ट देखो कि क्या आपके लिए सिर्फ मनी स्केर्स रिसोर्स है? नहीं बच्चे, आप कैसी बात करते हो? मनी तो है ही है, लेकिन मनी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? टाइम है। टाइम भी स्केर्स रिसोर्स है। और एनर्जी, एक बंदे की एनर्जी भी क्या होती है? स्केर्स रिसोर्स होती है। एफर्ट, जो एफर्ट लगाता है वो भी स्केर्स रिसोर्स होता है। कितना एफर्ट लगाता है वो भी स्केर्स रिसोर्स होता है। इसलिए मनी सिर्फ नहीं, टाइम भी, एनर्जी भी एंड एफर्ट भी, ये सब भी क्या होते हैं? स्केर्स रिसोर्स होते हैं। इस तरह से मैंने सारे वर्कबुक के प्रॉब्लम्स मैंने आपको सॉल्व कर दिए। आपके पास इसके PDF भी होंगे, आपके पास थ्योरी के सॉल्यूशंस भी होंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे। आप जितना चाहे पढ़ सकते हैं, जितना चाहे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, नए चैप्टर में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।